मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि जब से यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, तादाद लग गई है, एक लंबी कतार लग गई है हमारी होनहार बेटियों के रिजल्ट से। एक बार फिर से मेरे साथ हैं कंपटीशन गुरु की एक और होनहार छात्रा सोनम, जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इनकी सक्सेस की कहानी हम सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत मुबारक हो सोनम आपको। आपने कंपटीशन गुरु का नाम इतना बड़ा कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत अटेम्प्ट्स के बाद भी नेट क्वालिफाई नहीं होता है, और आपने पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करके हमारी जो एक कहते हैं ना आन बान शान होती है वो बढ़ा दी है। हम बहुत खुश हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। तो थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स और लिसनर्स को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए सोनम। आई एम सोनम, आई एम फ्रॉम टहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम टैक्स ऑनर्स किया है फ्रॉम CDLU सिरसा, एंड अभी करंटली आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। दैट्स सो ग्रेट। अभी ये परसुइंग है, अभी इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है देखो वो चल रहा है, तो कुछ चीजें तो मुझे आपसे और सीखने को मिल रही हैं। खैर वो अभी बताते हैं हम कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा सोनम, मुझे एक बात बताओ बेटा कि आपको ये नेट जैसा पेपर होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो हम लोगों के दिमाग में ना सिर्फ इतना होता था जब मैं स्टूडेंट थी कि बस ये 12th कर ली, अब ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। ये नेट वेट का ना इतना हम लोगों को था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि नेट नाम की भी एक कोई चीज होती है, एग्जाम होता है? तो जब मैं मेरी ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में थी, तो उस टाइम सब पेरेंट्स भी पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो उस टाइम पे फिर मैंने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, तो मुझे यूजीसी नेट के बारे में पता चला कि ये एग्जाम है और इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो एंड साथ में आप PhD भी कर सकते हो। और जब आप PhD करते हो तो नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी, मुझे PhD करके ऐसा मुझे भी अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने यूजीसी नेट का डिसाइड किया कि अब मैं इसके लिए तैयारी करूंगी। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, तो अब जब हम बात करते हैं नेट की, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन गुरु साथ में जरूर आता है। तो जब आपको नेट के बारे में पता चला कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो कंपटीशन गुरु के बारे में आपको कैसे पता चला? कंपटीशन गुरु का मैंने एक्चुअली गूगल पे सर्च किया था कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं चंडीगढ़ में। तो कंपटीशन गुरु का नाम आया, 2-3 इंस्टीट्यूट्स और थे। तो मैंने सब जगह कॉल करके पूछा कि मेरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, तो आपके पास यहाँ पर है क्या, मतलब आप ऑफर कर रहे हैं मैनेजमेंट में पेपर 2 या नहीं? तो कोई भी इंस्टीट्यूट पेपर 2 एज मैनेजमेंट ऑफर ही नहीं कर रहा था। दैट्स सो ट्रू। सो दिस वाज द ओनली इंस्टीट्यूट जो पेपर 2 एज मतलब मैनेजमेंट में ऑफर कर रहा था। तो फिर मैंने यहाँ एनरोल किया। दैट्स सो ट्रू, आपने बिल्कुल सही कहा है। एंड ऑल ओवर अगर मैं वैसे भी इस टाइम बात करूं तो जो यूजीसी नेट है उसके लिए पेपर 1 भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज बच्चों के लिए होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उन्होंने वो सब्जेक्ट अपना पढ़ा हुआ है, शायद वी कैन प्रिपेयर, बट पेपर 1 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सबके लिए ही। तो ऐसे टाइम पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे आपको पता हो कि अंडर वन रूफ आपको वो दोनों चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बच्चों में इतना आता है कि ठीक है यार, एटलीस्ट देयर इज समवन जो हमारी इस ड्यूरिंग जर्नी में, इस प्रिपरेशन में हमारी हेल्प कर पाएगा। तो सोनम, जैसा कि आपने बताया कि हाँ मैनेजमेंट था, तो कंपटीशन गुरु में आपको दोनों पेपर मिले, तो 2 पेपर्स को आपने बैलेंस किस तरह से किया? क्योंकि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, है ना, तो वहां पे पेपर 1 में भी हम लोगों के पास में डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, विच इज टोटली डिफरेंट, जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो पेपर 1 और 2 दोनों को कैसे बैलेंस किया आपने? पेपर 1 के लिए मैं जो सुबह का टाइम रखती थी वो मैं अपना पेपर 1 के लिए रखती थी कि मुझे इतना 2 से 3 घंटे मुझे अपने पेपर 1 को देने हैं, एंड बाकी का टाइम मैं मेरे पेपर 2 को ही देती थी। मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मैंने बिकॉज मैं परसुइंग हूँ MBA, तो मेरा कॉन्टैक्ट था अपनी सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा, तो मैं अपने सब्जेक्ट के साथ टच में थी, तो वो मैनेजमेंट को मैं अच्छे से कर पा रही थी, उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। पेपर 1 में फिर मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाया उसके बजाय। ठीक है, डन। अच्छा, तो ये जो आपकी जर्नी रही, जितने भी टाइम की रही, कुछ मंथ्स की रही, तो यहाँ पे इस जर्नी में आपका जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, वो क्या रहा?
ऑफ कोर्स थ्रू आउट द जर्नी कंपटीशन गुरु ने तो हेल्प किया ही है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यूजीसी नेट में एग्जैक्टली सिलेबस क्या होता है, बस इतना पता था कि ये चीज है, बट है क्या। तो वो चीज मुझे यहाँ आकर पता चली कि क्या एग्जैक्टली होता है। एंड सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी गाइडेंस से, सपोर्ट से मैं ये क्लियर कर पाई। थैंक यू सो मच एंड वी आर सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि जब बच्चा पेपर क्वालिफाई करता है ना, उस वक्त की जो खुशी होती है वो हमको आपसे ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि आप कुछ ड्रीम्स लेकर के अपना शहर, अपना गांव, अपना घर छोड़ते हो, और जब अगर उन सपनों को साकार करने के लिए हमारा थोड़ा सा भी सहयोग अगर हमें लगता है रहा है, तो वो एक अचीवमेंट है हम लोगों के लिए भी। तो सोनम, आप ये बताओ कि आपका फिर स्टडी आवर्स, आपने जैसे बताया कि मॉर्निंग में आप पेपर 1 के लिए रखते थे, है ना, इवनिंग या आफ्टरनून में पेपर 2 के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपकी स्टडी के कितने बन जाते थे? मैंने एग्जैक्ट कभी आवर्स काउंट नहीं किए, मैं हमेशा अपना टारगेट सेट करती थी सुबह कि आज पेपर 1 का मुझे ये टॉपिक करना है, अब उसमें 2 घंटे भी लग रहे हैं, उसमें 3 घंटे भी लग रहे हैं, और पेपर 2 का मैं आज ये चैप्टर करूंगी, मैं ये बुक के मुझे इतने पेजेस करने हैं, तो मैं वो अपना पहले ही सेट करके रखती थी कि मुझे आज जितना पढ़ना है। अब उसमें वो 4 घंटे भी लग रहे हैं, वो 5 घंटे भी लग रहे हैं। हाँ, लेकिन जो लास्ट के डेज थे, एग्जाम जब आने वाला था, तब तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी पढ़ना पड़ता था, तो वो भी कम था। तो ये भी देखो, एक मैं ना हर बार यही कहती हूँ कि हर स्टूडेंट का जो एक स्टडी पैटर्न और रूटीन होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। आप कभी किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो, जैसे आप लोगों ने लास्ट इंटरव्यूज, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपने देखा होगा कि जो जितने पीछे स्टूडेंट्स आए हैं उनकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी कि वो सुबह उठ के पहले ये वाले यूनिट उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सोनम का एक अपना एक पैटर्न रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे दिन के वो 24 आवर्स को डिवाइड करना है, इट्स अप टू यू। आप जिस भी वे में उसको लेकर के जाते हो, बस उसमें रेगुलर रहना है। अच्छा, रेगुलर रहने से सोनम, मेरे माइंड में ना एक क्लिक करी है बात कि हमारे पास में 2 वर्ड होते हैं, कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस। तो आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई थिंक कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप इंटेलिजेंट हो, आप हफ्ते में 4 दिन पढ़ रहे हो, आप 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो वो आप नहीं क्लियर कर सकते फिर, क्योंकि चाहे आप संडे को आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ो। तो जितना आप टच में रहते हो तो आप उतना अच्छा कर पाते हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपकी। बहुत बढ़िया बात इन्होंने ये कही है, और मेरे अकॉर्डिंग भी यही चीज है। अगर कंसिस्टेंसी है तो आप इंटेलिजेंट नहीं भी हो तो भी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो और रेगुलर नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो चांसेस कहीं ना कहीं बेटा थोड़े कम हो जाएंगे, या हो सकता है आपकी सक्सेस डिले हो जाए। तो बहुत बढ़िया ये बात आपने कही है। अच्छा सोनम, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका जो एक हम बोल सकते हैं टफेस्ट जो टाइम पीरियड रहा होगा, वो आपको क्या लगा? जो टफेस्ट चीज आपको लगी कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, वो क्या था? क्या कोई यूनिट था, टाइम मैनेजमेंट था, या क्या रहा? आपको क्या लगता है? मुझे मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं मैथ किए। 10th के बाद मेरे पास मैथ नहीं था। कॉमर्स थी, इकोनॉमिक्स था, तो मेरे पास नहीं था। अच्छा। तो मैथ मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मुझे ये भी डर था कि मैं पता नहीं कैसे मैथ कर पाऊंगी, मैं DI कैसे कर पाऊंगी। बट विपिन सर ने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत बेसिक से सिखाया, और फिर मैं कर पाई। तो मैथ का मुझे काफी डर था। बहुत बढ़िया बात है ये कि एक वीक पॉइंट या वीक सब्जेक्ट जो उनको पता है कि ये रहा होगा, तो वहां पे भी आपने उन चीजों को ओवरकम किया होगा। ऑफ कोर्स आपको उसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा देनी पड़ी होगी, है ना। आप किसी भी यूनिट या चैप्टर को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बात आप खास ध्यान रखिएगा जब आप नेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हो, ये बात बहुत अच्छे से रखिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको अब ये कहूंगी कि जो फर्स्ट टाइम के मेरे बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स अभी नए बने हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि वो मतलब कब से उनको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? क्या परफेक्ट टाइम है? आफ्टर ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, या पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ ऐसा आपको लगता है? आई थिंक ड्यूरिंग मास्टर्स से आपको शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज मेरी भी मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर के अंदर मैंने ये एग्जाम दिया था और मैंने क्लियर किया। तो आई थिंक आप मास्टर्स के साथ साथ करोगे तो आपके लिए पेपर 2 को मैनेज करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ रहे हो, तो आपके एफर्ट्स थोड़े पेपर 2 में कम लगेंगे, एंड आप पेपर 1 को भी अच्छे से कर पाओगे। हाँ, और मुझे लगता है मास्टर्स में भी आपके रिजल्ट थोड़े और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आप सेम ही चीजें पढ़ रहे हो, है ना।
राइट, दैट्स सो ट्रू। अच्छा, PYQs जो होते हैं, जैसे आपने भी कहा भी था, या मॉक टेस्ट है, आपको क्या लगता है इस जर्नी में वो कितने इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करते हैं? PYQ इज द मेन की, आई विल से, बिकॉज PYQs जब आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, एटलीस्ट आप पिछले 10 एग्जाम साइकिल्स के PYQs करके रखो। हाँ, तो जितना आप PYQs करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको ये पता चलता है कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है, और आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट भी कर पाते हो। तो PYQs तो बहुत जरूरी है एग्जाम। आप देख सकते हो जितने भी मेरे पॉडकास्ट इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, हर बच्चे का PYQ को लेकर के यही पर्सपेक्टिव है कि PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उनको मिस नहीं कर सकते हो। तो सोनम, जब आप यहाँ पे थे हमारे पास एज अ स्टूडेंट, तो आपको लगता है यहाँ पे PYQs वगैरह करवाए गए थे? हाँ जी, PYQs बहुत करवाए जाते थे, एंड सैटरडे को टेस्ट होते थे, तो उसमें भी PYQs पूछे जाते थे मोस्टली, तो वो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी। एंड बुक भी दी गई थी हमें स्पेशली PYQs के लिए, तो उसमें भी वो बुक बहुत ही बेनिफिट देके जाती है, हर बच्चा ये कहता होता है। अच्छा, जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में एक मिथ होता है, कोई भी किसी भी तरह का अगर मिथ है जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है, क्या उस मिथ को आप ब्रेक करना चाहोगे? आई थिंक द बिगेस्ट मिथ इज कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF नहीं कर सकते। आई थिंक ये बिगेस्ट मिथ है, बिकॉज मैंने किया है, एंड आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, जिन बच्चों का इस बार का अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई हुआ है, चाहे उनका दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा हो, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? आई थिंक कम बैक विद द सेम एनर्जी, अपने एफर्ट्स डालो, एंड आई थिंक जरूर आपका भी हो जाएगा, बिकॉज हार्ड वर्क कभी जाया नहीं होता, आपका हो जाएगा। आप प्लीज अभी भी बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। अच्छा सोनम, एक कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट है दैट केप्ट यू गोइंग, कि हाँ जब मैं डीमोटिवेट हुई तो मैंने वो कोट को याद किया हो? आई थिंक संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी शानदार होगी। ये कोट था, क्या बात है, जो मुझे हमेशा, मतलब मैं खुद को बोलती थी कि हाँ मैं अब कर लूंगी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपकी एज कितनी है बेटा? लड़कियों से वैसे एज नहीं पूछते, बट अभी आप छोटे हो इसीलिए पूछ रही हो। आई एम 21। शी इज ओनली 21 years old एंड JRF उन्होंने क्वालिफाई किया है। शी इज परसुइंग हर मास्टर्स, अभी तक चल रही है। एंड आप फिलॉसफी देख सकते हो बच्चे की। तो मतलब अगर आपको अपनी उस मंजिल तक पहुंचना है, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, फासला क्या है, अगर हौसले हो तो फासला क्या है ना? तो ये चीज जो इसने बच्ची ने भी कही है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि नेट जैसा एग्जाम है, और मैं बार बार बोलती हूँ, आज के वक्त में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो क्लरिकल जैसा पेपर निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो है आपका, एक सीट के ऊपर 10,000 20,000 बच्चा बैठा हुआ होता है। अब वहां से, उस भीड़ में से निकल के आप खुद को कैसे साबित करते हो, ये सारे का सारा डिपेंड आपकी स्ट्रैटेजी और संघर्ष के ऊपर करता है। तो हम बहुत बहुत आपको फिर से मुबारकबाद देते हैं, कंपटीशन गुरु की टीम। और लास्ट में जैसा हमारा रिचुअल है, हम आपको सम्मानित भी करते हैं। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तो ये सीरीज रुकेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जून का जो एग्जाम है वो भी आ जाएगा, उन बच्चों के भी रिजल्ट्स आएंगे, और ये सीरीज बैक टू बैक चलती जाएगी। शी ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हर होम टाउन टू हेयर फॉर दिस इंटरव्यू। तो ये हमारे लिए भी बहुत एक खुशखबरी की बात होती है कि बच्चा रिजल्ट के बाद भी आपको याद रख रहा है। ये सीरीज नहीं रुकेगी, ऑफ कोर्स ये चलती रहेगी। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट इंटरव्यू। तब तक के लिए मैं यही कहती हूँ, नेक्स्ट सीरीज में फिर से आपसे मिलूंगी, ऐसे ही किसी एक और होनहार बच्चे के साथ, होनहार छात्र या छात्रा के साथ। लास्टली आई से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अर्चना शर्मा आपसे लेती हूं, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद, नमस्कार।